स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैशाली और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली। हम लोग यहाँ पर रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे। रियल एनालिसिस में हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस में हम लोग बेसिक चीजें देख चुके हैं कि हमारे पास नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, कोई सीक्वेंस बाउंडेड कैसे होता है, मोनोटोनिक कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग थ्योरम की तरफ पढ़ रहे हैं। जो हमारी सीक्वेंस की फर्स्ट थ्योरम है उसे बोला जाता है बोल्स-जेनो-वायस्ट्रास थ्योरम। तो आज हम देखेंगे कि बोल्स-जेनो-वायस्ट्रास थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है और उसका प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और प्रूफ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं, दैट मीन्स बीएससी वगैरह, तो उसके लिए प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज स्टेटमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बोल्स-जेनो-वायस्ट्रास थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि बोल्स-जेनो-वायस्ट्रास थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, बोल्स-जेनो-वायस्ट्रास थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि थ्योरम क्या बोलती है। थ्योरम का हर वर्ड अपने आप में एक मीनिंग रखता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर वर्ड आता है बाउंडेड। ठीक है, कि आपके पास अगर कोई सीक्वेंस है वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब है देयर एग्जिस्ट अ k बिलोंग्स टू r सच दैट कि आपकी सीक्वेंस की, अगर आपके पास n एक सीक्वेंस है, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, तो इसकी हर टर्म इस k से छोटी होनी चाहिए, मोड ऑफ k से छोटी होनी चाहिए, तब आप लोग बोलेंगे कि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, या फिर आप बोलें कि देयर एग्जिस्ट स्मॉल k एंड कैपिटल K बिलोंग्स टू R सच दैट, दो टर्म्स आपको ऐसी दिख जाएं कि स्मॉल k से तो बड़ी सीक्वेंस की हर टर्म हो और कैपिटल K से छोटी सीक्वेंस की हर टर्म हो, तो उसे क्या कहा जाता है, तब उसे कहा जाता है बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, दैट मीन्स ये जो बोल्स-जेनो-वायस्ट्रास थ्योरम है ये एप्लीकेबल है केवल बाउंडेड सीक्वेंस पे, ना कि अनबाउंडेड पे। ठीक है, मतलब ये बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए और बाउंडेड अबव भी होना चाहिए। फिर सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस में टर्म्स कितनी होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। और सीक्वेंस कहाँ से डिफाइंड होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अगर रियल सीक्वेंस की बात करूँ तो सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइंड होता है। ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस है, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर बाउंडेड से इसके दो कंसेप्ट निकलेंगे रेंज सेट के ऊपर। बाउंडेड है तो इसका कोई ना कोई रेंज सेट होगा। अब ये रेंज सेट से यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी अराइज होगी कि रेंज सेट फाइनाइट है या रेंज सेट इनफाइनाइट है। उसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारे पास इस थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाए कि उसका एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो जरूर होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि let xn be a bounded sequence, then we have to prove that it has unique limit point. ठीक है, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट का मतलब कम से कम एक लिमिट पॉइंट। तो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि हमारे पास इसका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। सिंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, अब यहाँ पर देखो क्या क्या बोला है। सबसे पहले इसने बोला बाउंडेड सीक्वेंस है, जो कि मैंने बता दिया आपको कि बाउंडेड सीक्वेंस है तो क्या क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसने बोला कि अगर आपके पास, तो आपको प्रूव क्या करना है कि आपका सीक्वेंस क्या है, उसके पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट है। यूनिक दैट मीन्स सिंगल वन। ठीक है, फिर आपको देखना है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट बनाया जा सकता है। अब रेंज सेट भी क्या होगा, सीक्वेंस बाउंडेड है तो रेंज सेट भी क्या होगा, ये भी बाउंडेड होगा। सीक्वेंस बाउंडेड है तो रेंज सेट भी क्या होगा, इसका बाउंडेड होगा। अगर रेंज सेट बाउंडेड है तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये फाइनाइट हो सकता है या फिर ये इनफाइनाइट हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, दैट मीन्स अब यहाँ पे देखें कि क्या मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको थ्योरम बोलती है कि बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, हर वर्ड से लोग पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है। अब बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या क्या हो जाता है, बाउंडेड सीक्वेंस है, सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका रेंज सेट ऑल्सो बाउंडेड, रेंज सेट भी बाउंडेड होगा। रेंज सेट को अगर मैं ई नाम दे दूं तो इस ई के पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो ये ई फाइनाइट हो सकता है और एक रेंज सेट इनफाइनाइट हो सकता है। आप लोगों ने सीक्वेंस की एग्जांपल्स देखे हैं, उसमें रेंज सेट के पास दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो वो फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। जैसे कि अगर फाइनाइट के केस में देखूं तो मेरे पास जो आपके पास सीक्वेंस था इस तरह से 1 + -1 की पावर n, इसका रेंज सेट जो आता था वो आता था 0 2, ये फाइनाइट था। ठीक है, ये इसका रेंज सेट था।
ये आपको ध्यान देना है। और इनफाइनाइट के केस में आप 1/n देखते थे, और अगर आप देखते हैं n, इन सब का रेंज सेट क्या होता था, इनफाइनाइट रेंज सेट होता था। ठीक है, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेंज सेट के पास दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो फाइनाइट या इनफाइनाइट। अब इन दोनों केसेस को लेकर ही हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमारे पास रेंज सेट फाइनाइट सेट है, रेंज सेट फाइनाइट सेट है और आपको पता है कि सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। अब आप देखें, रेंज सेट तो क्या है, रेंज सेट को आपने ले लिया फाइनाइट, सीक्वेंस में कितनी टर्म्स होती हैं, सीक्वेंस में टर्म्स होती हैं इनफाइनाइट। अब बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उसमें कोई ना कोई टर्म, कम से कम एक टर्म तो ऐसी है जो रिपीट हो रही है। क्यों, क्योंकि अब जब रेंज सेट लिखते हैं तो रिपीटेड टर्म्स को हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो अगर रेंज सेट फाइनाइट आ रहा है मतलब जो सीक्वेंस है उसमें टर्म्स रिपीटेड है, टर्म्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो मैं ये मान लेती हूँ कि मेरे पास कम से कम एक टर्म है अल्फा जो कि रिपीट हो रही है, इनफाइनाइट है, रेंज सेट फाइनाइट है, सीक्वेंस इनफाइनाइट है, which implies is there exists alpha which is repeating in sequence। अगर, और आपको पता है कि सीक्वेंस, जब हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें अनदर डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर सीक्वेंस में कोई टर्म इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होती है तो वो उसका लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो वही चीज यहाँ पर यूज की जाएगी। देखें, if range of the sequence xn is finite, then there exists at least one real number alpha such that xn is equals to alpha for infinite values of n। That means अब आपके पास देखें कि अगर मैं सीक्वेंस बनाना चाहूँ तो मेरे पास आ रहा था x1, x2, सपोज ये अल्फा आ गया, फिर अल्फा आ गया, इस तरह से ये अल्फा है जो वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जब मैं इस अल्फा का नेबरहुड बनाऊंगी, अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें जो ये रिपीटेड टर्म है वो बाहर आ जाएगी, उसके नेबरहुड में वो रिपीटेड टर्म सारी की सारी आ जाएंगी। तो इसके नेबरहुड में क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी, और जैसे ही इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स आई, ये क्या बन जाएगा, अल्फा लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। जैसे कि आप लोग देखें कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, एग्जांपल की बात करूं मैं, तो ये जो सीक्वेंस होता है आपके पास, अगर मैं एक सीक्वेंस डिफाइन करूं n, जो कि है मेरे पास n when n is not prime to when n is prime। ठीक है, ये उसी तरह का सीक्वेंस है जिसका रेंज सेट आप लोग देख सकते हैं। रेंज सेट तो इनफाइनाइट आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें एक टर्म है जो रिपीट हो रही है, 2 2 2 2 2, जितने प्राइम आएंगे उतनी बार 2 रिपीट हो जाएगा, तो वो 2 क्या हो जाता है, उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 6, फिर आएगा 2, मतलब जहां जहां प्राइम टर्म आएगी वहां वहां 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 रिपीट्स इनफाइनाइट टाइम्स। अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो आप क्या बोलेंगे कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आप क्या बोल सकते हैं, नेबरहुड ऑफ 2। नेबरहुड ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस एप्सिलॉन टू 2 प्लस एप्सिलॉन, क्या करेगा, कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ये इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को कंटेन करता है, तो हम लोग बोलेंगे 2 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ n, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें वो सारी n आ जाएंगी, n बिलोंग्स टू दिस वेयर n इज प्राइम, जहां जहां n प्राइम है वो सारी टर्म्स इसके अंदर आ जाएंगी। तो वही चीज यहाँ पर भी बोली जा रही है। ठीक है, उस चीज को आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है कि अगर सीक्वेंस की रेंज सेट फाइनाइट है तो उसमें क्या हो रहा है, सीक्वेंस की टर्म रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इसका कौन सा एग्जाम्पल था, ये वाला 1 प्लस माइनस 1 की पावर n। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो टर्म्स आती हैं वो आती है 0 2 0 2 0 2, इस तरह से। अब इसमें रेंज सेट क्या है, केवल 0 और 2 है। ठीक है, और ये 0 0 0 और 2 2 2 इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये क्या, दोनों क्या हो जाएंगे, इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो रहा था, लेकिन एटलीस्ट एक तो रिपीट होगा ही होगा। अब अगर सेकंड केस आता है, लेट E इज इनफाइनाइट सेट। E क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो
तो इस इनफाइनाइट सेट को प्रूव करने के लिए हम लोग बोल्जनो-वाइस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट यूज करेंगे कि एवरी इनफाइनाइट अनबाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या होता है, बोल्जनो-वाइस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट यूज किया जाएगा। दैट E इज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि रेंज एक सेट है और सेट के लिए ही थ्योरम अप्लाई की जाएगी। फिर E इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। ठीक है, इनफाइनाइट है और बाउंडेड है। क्यों है? क्योंकि आपको सीक्वेंस बाउंडेड बोला है तो रेंज सेट भी बाउंडेड होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग अब कि हमारे पास जो है, देखिए क्या बोला है इसने। सेकंड केस को आप लोग यहाँ पर समझेंगे। केस सेकंड, केस इन सेकंड बोलता है E इज इनफाइनाइट सेट, ये है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, आपके पास सीक्वेंस है n जो कि है बाउंडेड, तो वो इंप्लाइज करेगा उसका रेंज सेट E इज बाउंडेड। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो रेंज सेट बाउंडेड होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आप ये जो E है प्लस आपने E को क्या बोल दिया, E इज इनफाइनाइट, और ये क्या है, दोनों ये दोनों सेट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या अप्लाई होगा, बोल्जनो-वाइस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट। वो क्या होती है, बोल्जनो-वाइस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट होती है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आपका रेंज सेट जो था वो बाउंडेड भी है, इनफाइनाइट भी है, तो ये थ्योरम अप्लाई हो सकती है, which implies E has at least one limit point। E के पास एक लिमिट पॉइंट होगा। अगर लिमिट पॉइंट है, मैंने मान लिया लेट अल्फा बी लिमिट पॉइंट ऑफ E, अगर अल्फा E का लिमिट पॉइंट है तो which implies n belongs to अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब इस अल्फा के नेबरहुड में इस रेंज सेट की इनफाइनाइट टर्म्स जाएंगी, where n belongs to E। contains infinite terms of E। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपके पास जो सीक्वेंस है, ये रेंज सेट जो है वो आपकी इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन कर रहा है, तो आपका जो सीक्वेंस है वो भी क्या करेगा, इनफाइनाइट टर्म्स को कंटेन करेगा। यही यहाँ पे बताया गया है। देखें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट से अल्फा ऑफ रेंज सेट, तो क्या होगा, ये अल्फा के नेबरहुड में रेंज सेट की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। ठीक है, अल्फा के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आएंगी। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था अभी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपके पास जो सीक्वेंस रेंज सेट की इनफाइनाइट नंबर टर्म्स, क्योंकि रेंज सेट क्या आता है, सीक्वेंस की ही टर्म्स से तो रेंज सेट बनता है, तो सीक्वेंस की अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इसमें आ रही है नेबरहुड में, तो सीक्वेंस की भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी और अल्फा आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से आप इस थ्योरम का प्रूफ कर सकते हैं। ये आपकी थ्योरम आपकी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी ब्रीफिंग चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको इसकी ब्रीफिंग देखनी है तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी स्लाइड में देखते हैं कि कैसे इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर कि आपको क्या दिया गया था। आपको बोला है कि आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि कैसा है, वो बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस है, और उसी के साथ साथ बोला गया है वो थ्योरम में कि बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब देखें सीक्वेंस बाउंडेड है तो रेंज सेट भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, रेंज सेट बाउंडेड हो जाएगा। अब रेंज सेट बाउंडेड हुआ तो रेंज सेट के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो रेंज सेट आपका फाइनाइट हो जाएगा या रेंज सेट आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास रेंज सेट फाइनाइट हुआ तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको पता है कि रेंज सेट फाइनाइट है, मतलब एक कम से कम एक टर्म तो रिपीट कर रही है, क्योंकि सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स हैं, रेंज में फाइनाइट है, तो कम से कम एक टर्म तो आपकी सीक्वेंस की ऐसी है जो रिपीट कर रही है, और वही रिपीटिंग टर्म जो हो जाएगी
अल्फ़ा वो हो जाएगी आपकी लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर रेंसेट इनफाइनाइट है तो क्या होगा, बोल्जनो-वाइस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और बोल्जनो-वाइस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट क्या बोलती है कि जो है वो ये बोलती है कि सेट रेंसेट हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, रेंसेट हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें कि वन लिमिट पॉइंट आप लोग मान लेंगे कि ये लिमिट पॉइंट क्या है आपका, मैंने मान लिया अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा का जो नेबरहुड बनाऊंगी मैं, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ रेंसेट, फाइनाइट टर्म्स ऑफ रेंसेट, और इसी तरह से एज वेल एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो आपका जो अल्फ़ा का नेबरहुड है वो रेंसेट की भी और सीक्वेंस की भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करेगा। इस तरह से आपको याद रखना है। दैट मीन्स आपको जो है वो आपको इन पॉइंट्स में आपको थ्योरम को याद रखना है। तो इस तरह से आपकी बोल्जनो-वाइस्ट्रास थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।